Students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. हमने वो सारी स्ट्रेटजीज डिटेल में डिस्कस की जिससे हम अपनी फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेशली वो फूड जो हमें एनिमल से मिलता है, लाइक मिल्क है, मीट है, एग्स है. हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? प्लांट ब्रीडिंग एक टाइप की प्रैक्टिस है, एक टाइप की मैनेजमेंट है जिससे हमें बेटर प्लांट टाइप्स बना सकते हैं और उन प्लांट से होने वाली यील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं. सो प्लांट ब्रीडिंग, इट इज ए मैनेजमेंट ऑफ प्लांट स्पीशीज टू क्रिएट बेटर प्लांट टाइप्स एंड बेटर यील्ड. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ये प्लांट है, उसमें रेड फ्लावर्स ग्रो करते हैं, एक प्लांट है उसमें येलो फ्लावर्स ग्रो करते हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लांट ग्रो हो जिसमें येलो फ्लावर्स भी आए और रेड फ्लावर्स भी आए. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्लांट्स की हम क्रॉसिंग करवा सकते हैं, मेटिंग करवा सकते हैं. उससे हमें जो रिकॉम्बिनेंट प्लांट मिला उसमें दोनों टाइप्स के फ्लावर्स के कलर जो है हमें मिले. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है जो, वो ह्यूमन को, अगर मैं बोलूं तो डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से ह्यूमन को पता था कि ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है एक प्लांट ब्रीडिंग की इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है. हमारी आज प्रेजेंट डे जितनी भी क्रॉप्स हैं, दे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत से लोग इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. 62% ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. और अगर हम जीडीपी की बात करें तो 33% ऑफ जीडीपी जो है हमारे देश की वो एग्रीकल्चर से इंक्रीज होती है. अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 1960 से लेके 2000 की बात करें तो उस टाइम पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हुई. इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इतनी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा था. तो उस टाइम पे हमें जो हमारा स्टेपल फूड है, आप जानते हो, व्हीट एंड राइस है, ठीक है. तो उस टाइम पे कुछ सेमी डवार्फ वैरायटीज राइस की और व्हीट की हमें बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ी, ठीक है, उनको अपनी कंट्री में ग्रो करना पड़ा. तो MS स्वामीनाथन ने इन सेमी डवार्फ वैरायटीज को हमारी कंट्री में ग्रो करवाया और उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया, क्योंकि ये सेमी डवार्फ वैरायटीज से जो व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन जो थी वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक इंक्रीज हो गई. इतना फूड प्रोडक्शन होने लगा कि हम अपना पेट तो भर ही रहे थे पूरी पॉपुलेशन का, इंडिया का, इसके अलावा हम ये व्हीट एंड राइस एक्सपोर्ट भी करने लगे. और ये सारा जो क्रेडिट है वो जाता है MS स्वामीनाथन को, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है. यहाँ पे हम एक और साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे, नॉर्मन बोरलॉग. वो भी सेमी डवार्फ वैरायटीज जो व्हीट एंड राइस की थी उनको ग्रो करने में उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल पे किया. उन्होंने मैक्सिको इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट में सेमी डवार्फ वैरायटीज पे काफी रिसर्च की. सो इस तरह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो गई, ठीक है. ये ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंबल है. अब जो हमने वैरायटीज डेवलप की इंडिया में वो कौन कौन सी थी? राइस थी. राइस में सोना मसूरी, बासमती, मिनीकेट, इडली राइस, अन्नपूर्णा, ये वैरायटीज हमने डेवलप की. इसके अलावा व्हीट में सोनालिका एंड कल्याण सोना बहुत इंपॉर्टेंट सेमी डवार्फ वैरायटीज हैं. ट्रिटिकेल है, ड्यूरम है. मिलेट्स में मेज, ज्वार, बाजरा,
ये हमने वैरायटीज डेवलप की। शुगर केन की वैरायटीज हमने इन दोनों को क्रॉस करके सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑफिशिनेरम को क्रॉस करके डेवलप की। डिटेल में हम आगे चल के इन वैरायटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन वैरायटीज को जब हमने डेवलप किया तो हमने कौन कौन से जो करैक्टर्स हैं, जो डिजायरेबल करैक्टर्स हमें चाहिए थे, हमें हाई यील्ड चाहिए थी, हमें इन वैरायटीज से मिली। हमें डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स चाहिए थे, इन वैरायटीज में वो करैक्टर डेवलप हुए। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स चाहिए थे, वो करैक्टर्स हमें इन वैरायटीज में डेवलप किए। कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट्स चाहिए थे, वो भी हमें मिले। ड्रॉट रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट मीन्स कि ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे, इनकी यील्ड बहुत काफी हद तक ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी यील्ड बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में हमने कैसे की ये डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के। अगर हमने सपोज वीट है, वीट की कोई हमने डिजायरेबल वैरायटी डेवलप करनी है तो हम कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो हमें वीट की जितनी भी वैरायटीज हैं उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, कोई कोल्ड रेजिस्टेंट होती है, कोई डिजीज रेजिस्टेंट होती है, तो हमें सारे जो करैक्टर्स हैं एक ही वैरायटी में चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी अवेलेबल वीट की वैरायटीज हैं हमने इकट्ठी की। उसके साथ साथ हमने इसकी वाइल्ड कल्टीवर्स भी इकट्ठे किए, जो वीट के वाइल्ड रिश्तेदार हैं, वाइल्ड ग्रो करते हैं, वो भी हमने लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हमने वेरिएबल नंबर ऑफ वीट की वैरायटीज को इकट्ठा किया और इनके करैक्टर्स डिफरेंट क्यों हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके एलील्स हैं, जो इनका जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक और न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई, जर्म प्लाज्म। तो हम इस स्टेप को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, क्योंकि जितनी डिफरेंट वैरायटीज हैं उनके जीन्स, एलील्स उनके डिफरेंट हैं। सो हमने इकट्ठा कर लिया जर्म प्लाज्म। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इन वैरायटीज में हमें लगा कि ये जो दो वैरायटीज हैं ये बेस्ट लग रही हैं। ठीक है, इनकी यील्ड भी ज्यादा है, इनको डिजीज रेजिस्टेंट भी है। ठीक है, ये ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर रही हैं। तो हमने ये दो पेरेंट प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों सिलेक्टेड पेरेंट्स को हमने क्रॉस करवा दिया। सो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया प्लांट ब्रीडिंग का। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, जब हमने उनको क्रॉस करवाया तो उसके बाद उनके जो बेबी प्लांट्स पैदा हुए, ठीक है, उनकी हमने सिलेक्शन करनी है, उनकी टेस्टिंग करनी है कि उनमें से बेस्ट कौन है। तो हमारे पास सपोज ये इनके रिकॉम्बिनेंट्स मिले, तो हमने इनको एवेलुएट किया, सिलेक्ट किया। तो हमें लगा कि ये जो दो प्लांट्स हैं इनमें सारे करैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी हमें डिजायरेबल करैक्टर्स चाहिए थे हमने ये सिलेक्ट कर लिए, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। हमने ये दो रिकॉम्बिनेंट्स सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। जो हमने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स सिलेक्ट किए उनको हमने फील्ड में ग्रो करके देखा, हमने वेट किया कि कैसी उनकी ग्रोथ हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, उनको कितनी इरिगेशन चाहिए, उनको कितने फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो सब कुछ हमने नोटिस किया। एंड फाइनली हमें लगा कि ये हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वीट की हमने एक नई वैरायटी प्रोड्यूस कर ली है। हमने उसको फिर मार्केट में कमर्शलाइज कर दिया, हमने अनाउंसमेंट कर दी कि हमने प्लांट ब्रीडिंग से एक वीट की नई वैरायटी प्रोड्यूस की है। So students, these are the 5 important steps of plant breeding. आपको सीक्वेंस वाइज इनको लर्न करना है और इस तरह से कॉपी पे नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट स्टेप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी along with the wild varieties, हमने वाइल्ड वेराइटीज भी ली थी। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। थर्ड, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, इसको आप सेकंड भी गिन सकते हो या इसको कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म को आप
फर्स्ट स्टेप में भी कंबाइन कर सकते हो। फिर थर्ड, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। फोर्थ, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। एंड फिफ्थ, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स और न्यू वेराइटीज। सो ये 5 स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग के। जब भी हमने प्लांट ब्रीडिंग करनी है किसी भी करैक्टर के लिए तो ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग से हमने जो हमारा स्टेपल फूड है वीट एंड राइस, कौन कौन सी वैरायटीज हमने ग्रो की। तो वीट की हमने सोनालिका एंड कल्याण सोना ग्रो की, ठीक है। ऐसे ही जया एंड रत्ना राइस की वैरायटीज हैं, ठीक है। राइस की जो वैरायटीज हैं हमने 2 सुपीरियर पेरेंट्स सेलेक्ट किए। IR8, ये इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस से हमें वैरायटी मिली। दूसरी वैरायटी थी ताइचुंग नेटिव 1, ये हमें ताइवान से मिली। हमने इन दोनों को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमारे पास जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट आया वो 2 वैरायटीज थी जया एंड रत्ना, ठीक है। इनसे हमारी राइस प्रोडक्शन है जो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। बाकी जो हमारे स्टेप्स हैं वो सब में सेम होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन की एक वैरायटी थी सैक्रम बारबेरी जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती थी। अब ये नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का जो है हम देखेंगे क्या इसमें है। दूसरी थी सैक्रम ऑफिशिनेरम, ये साउथ इंडिया में ग्रो करती थी। अब जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती थी उसके स्टेम थिन थे, उस शुगर केन में शुगर कंटेंट भी कम था। जो साउथ इंडिया में ऑफिशिनेरम ग्रो कर रहा था उसका स्टेम भी थिक था, उसका शुगर कंटेंट हाई था, ठीक है। तो हमने अब साउथ इंडिया की वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। तो हमने क्या किया कि हमने इन दोनों का क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने से हमें जो शुगर केन की वैरायटी मिली उसमें नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन शुगर केन के दोनों के करैक्टर्स आ गए। तो हमें रिकॉम्बिनेंट जो है वैरायटी मिली शुगर केन की, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हम प्लांट ब्रीडिंग से कैसे डिजायरेबल वैरायटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि हमने प्लांट ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी से अपनी फूड प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज कर ली कि अब हमें जो है उसको एक्सपोर्ट करने के बाद भी हमारे से वो जो है मैनेज नहीं हो रही थी, उनको डिजीज लगने शुरू हो गए। तो अब साइंटिस्ट ने जो है फिर और स्ट्रेटजीज निकाली कि हम कैसे डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज जो प्लांट ब्रीडिंग से प्रोड्यूस करें। अब फंगल डिजीज लगते हैं प्लांट्स को, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे क्या हुआ 20% to 30% हमारी यील्ड डिक्रीज होने लगी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम वीट की बात करें तो इसमें ब्राउन रस्ट ऑफ वीट फंगल डिजीज लगने लग गया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन को फंगस लगने लगी। कभी आपने शुगर केन देखा हो तो अगर उसमें रेड रेड स्ट्राइप्स हैं तो वो शुगर केन हमें कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है। ऐसे ही ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स पत्ता गोभी के ऊपर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट मीन्स सड़ने लग जाते हैं पत्ते, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब साइंटिस्ट को फेस होने लगी, ऐसे ही टर्निप मोजाइक वायरस ब्रेस का, इसके ऊपर ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन होने लगी। टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको के लीव्स के ऊपर वायरस की इन्फेक्शन होने लगी। तो इससे हमारी तो जो यील्ड थी वो डिक्रीज होने लगी। तो साइंटिस्ट ने फिर और स्ट्रेटजीज निकाली कि अब हम ऐसे करते हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को प्रोड्यूस करते हैं। उसके 3 वेज थी, देयर वर 3 वेज। फर्स्ट थी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ये तो सिंपल वे है कि कोई भी हम वाइल्ड वैरायटी लेंगे जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट है, उसके साथ हम नॉर्मल वैरायटी को, सेंसिटिव वैरायटी को क्रॉस कर देंगे तो हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज मिलने लग गई, ठीक है। सेकंड है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसमें हम एट द मॉलिक्यूलर लेवल कुछ चेंजेस करेंगे, म्यूटेंट वैरायटीज पैदा करेंगे ताकि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए। थर्ड है ब्रीडिंग विद वाइल्ड कल्टीवर्स, कि हम उनके वाइल्ड रिश्तेदार हैं जो उनके साथ उनकी मेटिंग करवा देंगे
तो हमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज मिल जाएंगी। वाइल्ड जो वैरायटीज होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वैरायटीज होती हैं, ठीक है, उनको डिजीज भी नहीं लगता, ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, ठीक है, तो उनसे हम बहुत सारे जो यूजफुल जीन्स हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से हमने कौन सी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस की, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हम डिजीज रेजिस्टेंट के लिए टेक्निक्स अपना रहे हैं उनमें वही 5 स्टेप्स फॉलो होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं प्लांट ब्रीडिंग के, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बुक में से ही लिया है। हमने जो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, सबसे पहले तो वीट की हमने हिमगिरी वैरायटी प्रोड्यूस की, जिसमें लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बर्ंट डिजीज से ये अब बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती थी, डिजीज रेजिस्टेंट हो गई। ब्रेसिका की हमने वैरायटी प्रोड्यूस की, पूसा स्वर्निम एंड करण राय, ये वाइट रस्ट के अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंट मिल गई। कॉलीफ्लावर पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, ठीक है, ये वैरायटी हमने नहीं बनाई। ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट डिजीज से इसको रेजिस्टेंट मिली। काउपी पूसा कोमल वैरायटी हमने डेवलप की, बैक्टीरियल ब्लाइट से इसको डिजीज रेजिस्टेंट मिल गई। चिल्ली पूसा सदाबहार, ठीक है, चिल्ली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल वायरस से ये डिजीज रेजिस्टेंट मिली। सो स्टूडेंट आपको ये वैरायटी याद रखनी है क्रॉप की, और कौन से डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट मिली वो भी आपने याद रखनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम बात करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग की। ऐसा है कि जब हमने डिजीज रेजिस्टेंट इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें बहुत सी वाइल्ड वेराइटीज को ढूंढना पड़ता है। 100 में से कोई 2 हमें मिलेंगी जिनमें प्रॉपर डिजीज रेजिस्टेंट के जीन्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। सेकेंड प्रोसीजर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनमें म्यूटेंट वेराइटीज क्रिएट कर दो, ठीक है, इनमें म्यूटेशंस डाल दो। म्यूटेशंस किससे डाल दें हम? यूवी रेज इनके ऊपर डालेंगे, गामा रेज डालेंगे, तो हो सकता है कि जो डिजीज कॉजिंग जो जीन्स हैं, ठीक है, वो अपने आप ही इमिट हो जाएं। तो मूंग बीन, ठीक है, मूंग की वैरायटी को येलो मोजाइक वायरस से इन्फेक्शन होती थी, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता था, तो हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग की और इसको येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट दे दी। सो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग सीड्स टू केमिकल्स or to radiations, maybe UV radiation, maybe gamma radiations, to generate mutants for the best plant types. तो आपको मूंग बीन की एग्जाम्पल याद रखनी है जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप की। थर्ड है ब्रीडिंग विद वाइल्ड कल्टीवर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है बेलमोस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी का साइंटिफिक नेम है, और ये जो ओकरा भी बोलते हैं इसको येलो वेन मोजाइक वायरस, आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, येलो वेन मोजाइक वायरस। इसकी इन्फेक्शन बहुत होती है, ठीक है, पूरी की पूरी क्रॉप है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है इस वायरस से। तो हमने क्या किया, इस वैरायटी को हमने वाइल्ड बेलमोस्कस से, वाइल्ड वैरायटी थी भिंडी की, उसके साथ हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद हमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मिली भिंडी की, दैट वाज प्रभानी क्रांति। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अब इसको येलो वेन मोजाइक वायरस से कोई खतरा नहीं है, तो हमने प्लांट ब्रीडिंग से डिजीज रेजिस्टेंट भिंडी में डाल दी, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। अभी हमने जो किया वो डिजीज रेजिस्टेंट थी, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। इसके अलावा भी प्लांट्स को इंसेक्ट भी डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको पता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स दे आर फाइटोफेगस, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। पूरी की पूरी फसल जो हमारी फील्ड में है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं? एफिड्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उड़ते हैं, लीव्स को खाते हैं। जैसिड्स हैं, ये लीफ हॉपर होते हैं। फ्रूट एंड शूट बोरर्स होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर तक उनको बोर करके फ्रूट के अंदर चले जाते हैं। कभी आपने देखा हम गावा को खोलते हैं तो गावा के अंदर कितने कीड़े निकलते हैं,
वो फ्रूट को बोर करके अंदर चले गए। ऐसे भिंडी के अंदर भी जब हम खोलते हैं तो उसमें से इंसेक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं फ्रूट एंड शूट बोरर्स। ये क्रॉप्स को बहुत डैमेज करते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें नेचुरली इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। क्यों होती है? उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है, उनके बायोकेमिकल नेचर ऐसी है, उनके कुछ फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स ऐसे हैं। अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन जो है उनको जैसिड्स वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि कॉटन के जो लीव्स हैं उनके ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइनी फील करते हैं, जैसिड्स उनके ऊपर आके नहीं बैठते, तो वो लीव्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ऐसे ही वीट में जो है सीरियल लीफ बीटल वीट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है वीट के लीफ की। ऐसे ही हम कॉटन की एक और वैरायटी की बात करते हैं, नेक्टरलेस है, तो वो डू नॉट अट्रैक्ट बॉल वॉर्म्स। बॉल वॉर्म्स कॉटन की कई वैरायटीज को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन अगर नेक्टरलेस वैरायटी है तो बॉल वॉर्म्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसी तरह हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट, लो नाइट्रोजन कंटेंट, शुगर कंटेंट अगर लो है, मेज की बात करें तो उनमें भी हम स्टेम बोरर से उसको रेजिस्टेंट मिलती है। ये नेचुरल मेथड्स है, नेचुरल रेजिस्टेंट है इन प्लांट्स में ड्यू टू देयर स्पेशल फीचर्स। तो अगर हम इन प्लांट्स की क्रॉसिंग करवा दें तो हम दूसरे प्लांट्स को भी, जो दूसरी स्पीशीज हैं, वैरायटीज हैं, उनमें भी डिजीज रेजिस्टेंट पैदा कर सकते हैं। कौन कौन सी हमने वैरायटीज हैं जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोड्यूस की? देखो, ब्रेस्का में हमने एक वैरायटी बनाई पूसा गौरव, जिसको हमने एफिड से रेजिस्टेंट दिलाई। फ्लैट बीन की हमने 2 वैरायटीज बनाई, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, इसको हमने रेजिस्टेंट दिलाई जैसिड से, एफिड से एंड फ्रूट बोरर से। ऐसे ही हमने ओकरा भिंडी की एक वैरायटी डेवलप की, पूसा सवानी एंड पूसा A4, ठीक है, इसको हमने शूट एंड फ्रूट बोरर से हमने इसको रेजिस्टेंट दिलाई, ठीक है। So this is all about today's lecture, students. We will meet up in the next lecture with a new topic. Till then, study well, learn well, and have a nice day. Thank you.